गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन में पूछे जाने वाली सब्जेक्ट के बारे में या कंपटीशन में जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, अलग अलग टॉपिक हम लेकर आते हैं रोज़ाना। हम कभी किसी टॉपिक को उठाते हैं, कभी किसी टॉपिक को उठाते हैं, करंट से संबंधित क्वेश्चन भी उठाते हैं, हम वर्ल्ड रिलेटिव भी क्वेश्चन उठाते हैं। अभी हमने हाल ही में नाटो को लेकर एक वीडियो बनाई थी जो कि चर्चा में है। यूक्रेन और रूस को लेकर हमने वीडियो बनाई जो कि बहुत चर्चा में अभी देश के अंदर बना हुआ है, पूरी दुनिया में ही चर्चा में चल रहा है। उसके बाद हम बात करें आपसे तो हमने एक वीडियो बनाई थी परमाणु बम को लेकर। न्यूक्लियर वेपन किस देश के पास कितने हैं, ये अभी तक कितने देशों पर हैं। तो ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये आपके जो है एग्जाम में पूछे जाने वाली बातें हैं। तो इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे एक और वर्ल्ड के टॉपिक को उठाएंगे जिसका नाम है यूनेस्को। और आपने इस नाम को कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना जरूर होगा, डेफिनेटली सुना होगा यूनेस्को का नाम। तो कुछ उसके इतिहास के बारे में हम बात करते हैं कि यूनेस्को क्या है, इसका काम क्या है और इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई। तो यूनेस्को की हम बात करें तो सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बात। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है और हमने अक्सर शॉर्ट में ऐसे यूनेस्को को लिखा देखा है UNESCO, यूनेस्को। इंग्लिश में हमने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन इसकी फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। वहीं हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो हम हिंदी में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी में इसका मतलब क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। क्लियर है बात। वो यहीं से उठ के आ रहा है। देखो, एजुकेशनल शैक्षिक हो गया, साइंटिफिक वैज्ञानिक हो गया, सांस्कृतिक मतलब अपना कल्चर जो होता है, और संगठन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है बात। तो यूनेस्को जो है इन दो तीन चीज़ों पे फोकस करता है। तो हमें इसके नाम से मालूम हुआ कि ये जो है एजुकेशनल पे फोकस करता है, साइंटिफिक पे फोकस करता है, कल्चर को देखता है, इन चीज़ों पे फोकस रहता है यूनेस्को का। और यूनेस्को की स्थापना कब की गई तो हम बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई या यूनेस्को को बनाया गया। जिस वक्त हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था उस टाइम पर जो है इसकी जो है स्थापना की गई 1946 में, और इसके जो है 1 साल बाद हमारा देश भी आज़ाद हो जाएगा। क्लियर है बात। और देखते हैं इसके बारे में। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजोलो इसका जो है प्रेसिडेंट है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। हम यूनेस्को को पढ़ रहे हैं, यूनेस्को का काम क्या है, यूनेस्को किस लिए बनाया गया। तो हमने सबसे पहले तो उसका नाम देखा, उसकी फुल फॉर्म देखी। हिंदी में यूनेस्को ऐसे हो जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के बारे में बात कर रहे हैं हम। स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1946 को की गई। प्रेसिडेंट की बात करें तो आंद्रे अजोलो इसके अध्यक्ष है। और देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में ही इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर या कार्यालय स्थित है, पेरिस फ्रांस में। क्लियर है बात, किसका, यूनेस्को का। अब देखते हैं कि इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं, कितने देशों का इसमें पार्टिसिपेट है या कितने देश इसको मानते हैं और कितने लोगों ने इसमें अपना सहयोग बनाया हुआ है। तो इसके अंदर टोटल मेंबर्स हैं 193 मेंबर हैं यूनेस्को के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए यूनेस्को में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो आपका 4 ऑप्शन होंगे, 193, 192 हो सकता है, 190 हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो आपको एक टिक करना होगा 193। मुख्यालय की बात करेगा तो पेरिस फ्रांस में है। प्रेसिडेंट की बात करेगा तो आंद्रे अजोलो है। स्थापना की बात करेगा तो 4 नवंबर 1946 में की गई है। इसका उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं कि उद्देश्य इसका क्या है, ये क्या हमसे कहना चाह रहा है। तो इसका उद्देश्य है, इसका कार्य शिक्षा, वो यहीं आ गई ना, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज, प्रकृति मतलब साइंटिफिक, समाज विज्ञान साइंटिफिक को देखकर, साइंस को देखकर, सांस्कृतिक कल्चर तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है।
कहने का मतलब यह है कि ये जो काम करेगी ये दुनिया के अंदर शांति लाना चाहती है। इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया में किसी ना किसी माध्यम से शांति आनी चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी क्यों ना हो, लेकिन दुनिया में शांति हो और अच्छे भविष्य लोगों को हो। ये इसका तरीका है जिसमें शिक्षा पर जोर दिया जाता है, प्रकृति पर, समाज विज्ञान पर, संस्कृति पर और आपके संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। और इसमें वैश्विक धरोहर की इमारतें और पार्क शामिल हैं। जैसे हमारे देश में या दुनिया में जितने राजा महाराजाओं ने जो कुछ इमारतें बनवाई जो कि भव्य इमारतें हैं, उनको यूनेस्को में शामिल किया जाता है और यूनेस्को ही उनका सारा खर्चा उठाता है, सारा हर्जाना उठाता है। जैसे मैं बात करूं, इंडिया का ताजमहल एक विश्व धरोहर है, ये यूनेस्को में शामिल है और इसका ताजमहल में अगर कुछ काम कराना है, कुछ भी देखना करना है तो उसमें खर्चा कौन उठाएगा? यूनेस्को खर्चा उठाएगा। तो इसमें धरोहर है, वैश्विक धरोहर, जिसमें इमारतें आती हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है, जयपुर शहर को अभी अगले साल ही जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला है और बहुत सारी इमारतें जो है इंडिया की यूनेस्को में शामिल हैं। और वहीं जो कुछ पार्क हैं इंडिया के वो भी शामिल है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, बात समझ में आ रही है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जो है यूनेस्को में शामिल है। तो क्लियर बात समझ में आ गई आपकी। यूनेस्को का उद्देश्य यह है कि जो पुरानी इमारतें हैं, जो विश्व की धरोहर हैं, उन पर जो है अपना फोकस जमाना या उनमें देखरेख का काम करता है कौन? यूनेस्को। बाकी ये इतनी सारी चीज़ों पर और भी ध्यान देता है और इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया के अंदर कैसे भी शांति बनी रहे। लेकिन अभी तो शांति भंग है, यूक्रेन और रूस में विवाद चल रहा है, रूस ने धो डाला है अच्छे से यूक्रेन को, अंदर घुस गया है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कहाँ गया यूनेस्को और बहुत सारे जो विश्व संगठन बने थे सब खत्म हो गए। तो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी में ताकत है उसकी भैंस होगी। आज रूस पावरफुल है तो रूस कुछ भी कर सकता है, यूक्रेन को मिटा भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन उस पर जो है कोई रीज़न ना होने के बाद उस पर अत्याचार कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हम बाद में क्लास लेंगे तो बताएंगे कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसमें यूक्रेन की गलतियां कहाँ कितनी रही हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा।